नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई कहा गया और इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहां खर्च हुए हैं, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए। ऐसे सवाल आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछ सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो आरटीआई कानून अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। सूचना के अधिकार की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका सूचना के अधिकार से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 और 0120612793। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। सूचना के अधिकार से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नवीन पांडे जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि सूचना का अधिकार क्या है और किन फैसलों के तहत ये अधिकार हमें मिला है। देखिए, सूचना का अधिकार से मतलब ये है कि हमें सरकार में किस तरह से कामकाज किया जा रहा है, किस तरह से हमारे टैक्स से पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी को प्राप्त करना हर एक नागरिक का अधिकार होता है जी। साल 76 में एक केस हुआ था राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। इस केस के दौरान जब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है ना। और क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र के अंदर जो जनता होती है वही मालिक होती है, तो इस वजह से जनता को सरकार के द्वारा जो भी कामकाज किया जा रहा है इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेने का पूर्णतः अधिकार है। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि आर्टिकल 19 के तहत सूचना का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए और इसे मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया। और इस सूचना के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए सरकार से कोई भी सूचना जो कि तथ्यों पर आधारित हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में छात्रावास भी है, अब उस छात्रावास के विकास के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया, वो किस तरीके से खर्च हुआ, ये सब तथ्य की बातें हो गई कि ऐसी जानकारियों को कोई भी नागरिक जो है वो सूचना के अधिकार के तहत मांग सकता है। नवीन जी, अगर बात की जाए सूचना के अधिकार की या फिर जो आपने अभी कहा कि मौलिक अधिकारों की, तो आरटीआई एक्ट क्या इसीलिए शायद लाया गया क्योंकि जिससे लोगों का जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके, उन्हें जो जानकारी की जरूरत है वो जानकारी दी जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक नागरिक के पास में अधिकार है जानकारी प्राप्त करने की, क्योंकि हर नागरिक किसी न किसी तरीके से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है टैक्स चुका करके, है ना। तो उसके द्वारा जो मेहनत से कमाए गए पैसे हैं उनका उपयोग किस तरीके से हो रहा है, उसको किस तरीके से नागरिकों के उत्थान के लिए और विकास के लिए खर्च किया जा रहा है,
ये जानना तो उसका अधिकार बनता ही है। जी। और यही वजह है कि इस अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, और क्योंकि मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है तो इसको सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को भी लाया गया था। जी नवीन जी, सरकारी अधिकारियों की आरटीआई के संदर्भ में क्या जिम्मेदारियां रहती हैं? ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। जी, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये दी गई है आरटीआई एक्ट के तहत कि उनके विभाग से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं जी, उनको सही तरीके से सूचीबद्ध करके और उसको वो मेंटेन करे। इसके अलावा यदि जो जानकारियां हैं उनको कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, डिजिटाइज किया जा सकता है, तो समुचित समय के अंदर, जैसा कि इस कानून में कहा गया था कि ये कानून पारित होने के 120 दिनों के अंदर अंदर आपको सारी सूचनाओं को सूचीबद्ध करके रखना होगा, और यदि डिजिटाइजेशन संभव है जी, तो इस डेटा को आपको कंप्यूटर में भी अपलोड होगा और हो सके तो वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराना होगा। एक तो ये जिम्मेदारी हो जाती है। अब इस जानकारी में जो चीजें महत्वपूर्ण है जो कि उपलब्ध करानी होती हैं, वो है अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य, है ना, अपने अधिकारियों और कर्म की शक्तियां और कर्तव्य, विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से काफी सारी इसमें मापदंड दिए गए हैं जिनको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मेंटेन करना है, और जब भी कोई नागरिक ये सूचना मांगता है कोई आवेदन करके, तो इन सबको उचित समय के अंदर उपलब्ध कराना, ये सारी जिम्मेदारियां पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की होती हैं। जी, आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, ये आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आरटीआई के माध्यम से यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको एक आवेदन देना होगा जी। ये आवेदन आप हाथ से भी लिख सकते हैं या कंप्यूटर से टाइप भी कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका प्रारूप क्या होगा, तो प्रारूप जो है संबंधित जो विभाग है उसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करके फिल इन द ब्लैंक्स करके आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी जानकारी चाहिए जी। अब ये जो आवेदन होगा आपका, या तो हिंदी या इंग्लिश या फिर जिस किसी भी राज्य में आप रहते हैं वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं जी। इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ जानकारियां देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी का नाम, वो उनके कार्यालय का पता, ये लिखना आवश्यक है। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 1 के अंतर्गत आप आवेदन कर रहे हैं, ये भी लिखना आवश्यक है। उसके बाद आपको लिखना होता है ब्यौरा जी। आप जो सूचना चाहते हैं उसका ब्यौरा आप लिखेंगे, और उसके बाद में आप अपना नाम, अपने पति या पिता का नाम लिखेंगे। आप किस वर्ग से आते हैं जी। कहीं आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं या किसी अन्य पिछड़ी जाति से आते हैं, तो ये भी लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा आपको आवेदन शुल्क देना होता है। आपको ये भी बताना होता है कि क्या आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। उसके बाद आपको अपना दूरभाष, ईमेल, ये भी उसमें लिख के देना होता है जी। पत्राचार के लिए अपना पता पिन कोड के साथ आपको उसमें लिखना होता है, स्थान और तिथि, और अपना हस्ताक्षर करके, और साथ में यदि आप कोई एनेक्शर्स लगा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगा रहे हैं, तो उसकी एक सूची बना करके आपको उसमें देना होता है। तो ये हो जाती है आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया।
अगर किन्हीं कारणों से आरटीआई आवेदन रद्द की जाती है नवीन जी, तो इनके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि आवेदन जब करते हैं तो किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही इस अधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा क्या होता है कि कभी कभी इन इंफॉर्मेशन देने के लिए सरकार पीछे हट जाती है? क्या वो कारण ऐसे हो सकते हैं? इसके कई सारे कारण हैं। यदि जो सूचना मांगी जा रही है जी, उसको देने से यदि भारत की प्रभुता और अखंडता या किसी राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित को नुकसान पहुंचता है जी, तो ऐसी स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा यदि जो सूचना मांगी जा रही है उसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है तो भी आवेदन रद्द की जा सकती है। जी, ऐसी सूचना जिसको यदि दे दिया नागरिक को उपलब्ध करा दिया जाए, उससे यदि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का विशेषाधिकार यदि भंग होता है जी, तो ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में भी आवेदन रद्द होता है। जी, इसके अलावा यदि उस सूचना जिससे वाणिज्यिक विश्वास या व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है और जिनके डिस्क्लोजर से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में भी आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि वो सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है तो इस स्थिति में भी सूचना का जो आवेदन है वो रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई सूचना भारत सरकार को किसी विदेशी सरकार से विश्वास के तहत प्राप्त हुई है जी, तो ऐसी सूचना भी यदि कोई नागरिक मांग करता है आवेदन के तहत तो उसको भी उपलब्ध कराए जाने की कोई बाध्यता उस सूचना अधिकारी पर नहीं होती है जी। इसके अलावा और भी काफी सारे कारण हैं, जैसे कि यदि व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या जिससे अपराधियों का अन्वेषण या पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में यदि अड़चन उत्पन्न होती हो जी, तो इस तरह की और भी काफी सारी ऐसे कारण हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके लिए आपको एक्ट में देखना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से यदि किसी तरह का नुकसान होता है सरकारी, वैज्ञानिक, आर्थिक या शारीरिक तो ऐसी परिस्थितियों में आवेदन रद्द की जा सकती है। जी नवीन जी, अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की जाए तो इसे क्यों नियुक्त किया जाता है, क्यों इसे बनाया गया है और इस कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं? जो केंद्रीय सूचना आयोग है जी, ये भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना सन 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाए जाने के तुरंत बाद ही किया गया था जी। इस कमीशन का जो मकसद है ये है कि ऐसे आवेदकों को सुविधा देना जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है जी, या उन्हें सूचना विभाग या मंत्रालय द्वारा दी ही नहीं गई हो तो ऐसे व्यक्तियों को जो आवश्यक मदद है वो पहुंचाने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया जी। इस कमीशन के अंदर एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और इनके अलावा मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो ये मतलब स्ट्रेंथ होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का और इसका जो मकसद है वो बस इतने के लिए है कि मतलब जो लोग कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तो ऐसे में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उनकी मदद के लिए आगे आता है। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।